एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आपका दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे क्लास 7 का विज्ञान का चैप्टर नंबर 11 जो है जंतुओं और पादप में परिवहन। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, हम लोग क्या क्या एक्स्ट्रा इसमें सीखेंगे। देखिए, आप जानते हैं कि सभी जीवों को जीवित रहने के लिए भोजन जरूरी होता है। भोजन, जल और ऑक्सीजन बहुत ही ज़रूरी होता है, तो वही कोई जो जंतु जो होता है वो जीवित रह सकता है। उन्हें उन्हें यानी कि जो भोजन, जल और ऑक्सीजन जो होता है, ये सभी पदार्थों को अपने यानी कि जो हमारा शरीर है वो जो होता है विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य करता है। साथ ही जंतुओं को उन अंगों में जो उत्पन्न अवशिष्ट पदार्थ होते हैं वे परिवहन उस स्थान तक करना होता है जहाँ से उन्हें बाहर निकाला जा सके, यानी कि वैसे पदार्थ जो हमारे उपयोग में नहीं आ सकते उनको बाहर निकालने का कार्य भी करता है। तो देखिए, आप जानते हैं ये सब कैसे संभव होता है? क्या आप ये बता सकते हैं कि कैसे संभव होता है? नहीं ना? तो आप लोग इस चैप्टर में हम लोग यही जानेंगे कि ऐसा कैसे संभव होता है। तो चित्र 11.1 को देखें। इसमें आपको दिखाई देगा हृदय और रक्त वाहिनियाँ आपको इसमें दिखाई दे रही होंगी। देखिए, जो हृदय और रक्त वाहिनियाँ संयुक्त रूप से हमारे शरीर का परिसंचरण तंत्र बनाती हैं। ये परिसंचरण तंत्र कौन कौन से बनाएंगी? हृदय और रक्त वाहिनियाँ जो होती है आपस में जब मिलेंगी तो ये परिसंचरण तंत्र बनाएंगी। तो इस अध्याय में हम पादप और जंतुओं में पदार्थ के परिवहन के बारे में ही अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला जो इसमें है परिसंचरण तंत्र, उसमें हम लोग पढ़ेंगे रक्त के बारे में। देखिए, जब आपके शरीर का कोई भाग कट जाता है, जब आप लोग दौड़ते होंगे या गिर जाते हैं तो क्या होता है, किसी भाग का, शरीर का किसी भाग में खरोंच लग जाता है तो उससे रक्त निकलने लग जाती है। तो आप बता सकते हैं कि ये जो रक्त होता है वो क्या होता है? देखिए, रक्त जो होता है वह तरल पदार्थ या द्रव है जो रक्त वाहिनियों में प्रभावित होती रहती है, जो जिसमें हम लोग रक्त वाहिनी किसको कहेंगे। सो देखिए, चित्र 11.1 में यहाँ पे देखिए, जो ये रेड कलर का और जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे, तो ये जो होती है हमारे पूरे शरीर में फैला होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? रक्त वाहिनियाँ कहते हैं या नसें भी कहते हैं इसको। अब देखिए, इसका कार्य क्या है। ये पाचित भोजन को, जो ब्लड होता है, ये पचे हुए भोजन को जो छोटी आंत से शरीर के अन्य भागों तक ले जाता है। ये पहला काम होता है ब्लड का। दूसरा काम देखिए, फेफड़ों से ऑक्सीजन को भी रक्त ही शरीर की कोशिकाओं तक ले जाता है। अब जो देखिए, जो फेफड़ा में जो ऑक्सीजन होता है जो हम लोग लेते हैं उसको भी रक्त ही पूरे शरीर में परिवहन का कार्य करती है। इसके बाद देखिए, रक्त शरीर में से अवशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने के लिए उनका परिवहन भी करता है। अब देखिए, जो भी अवशिष्ट पदार्थ होते हैं हमारे शरीर में उसको बाहर निकालने के लिए जो भी वहाँ से उस स्थान से हमारे जहाँ से बाहर निकाला जा सके उस स्थान तक पहुँचाने का कार्य जो करता है वो रक्त के द्वारा ही होता है। आगे देखिए, रक्त विभिन्न पदार्थों को किस प्रकार बाहर निकालता है। अब देखेंगे कि जो रक्त होता है, जो हमारे शरीर में अवशिष्ट पदार्थ होते हैं उसको बाहर कैसे निकालता है। देखिए, रक्त एक तरल से बना है जिसे प्लाज्मा कहते हैं। अब जो रक्त जो होता है वो जो होता है प्लाज्मा, एक पदार्थ होता है उससे बना होता है जिसमें विभिन्न प्रकार की कोशिका निलंबित होती है, उसमें पाई जाती है। रक्त में एक प्रकार की कोशिका जिसको लाल रक्त कोशिका यानी कि RBC कहते हैं, यानी कि रेड ब्लड सेल कहते हैं, जिसमें एक लाल वर्णक होता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। अब देखिए, जो लाल रक्त कोशिका जो होता है उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अब देखिए, हीमोग्लोबिन क्या होता है। देखिए, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ संयुक्त करके शरीर के सभी अंगों में और अंततः सभी कोशिकाओं में परिवहन करता है। जो RBC होता है यानी कि रेड ब्लड सेल, उसमें हीमोग्लोबिन का जो कार्य होता है वह क्या होता है, ऑक्सीजन को अपने साथ संयुक्त करके, यानी कि ऑक्सीजन जो होता है हीमोग्लोबिन में जब मिलेगा तो क्या करेगा, अपने साथ पूरे जितने भी हमारे शरीर के अंग होते हैं रक्त वाहिनियों के द्वारा
उन तक पहुंचा दिया जाता है। ये काम हीमोग्लोबिन का होता है। देखिए, हीमोग्लोबिन की कमी होने पर शरीर की सभी कोशिकाओं को कुशलतापूर्वक ऑक्सीजन प्रदान करना कठिन हो जाता है। अब देखिए, जब हीमोग्लोबिन क्या करता है, हमारे शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है, यही कमी हो जाएगा तो हमारे शरीर में जो भी कोशिका होती हैं उन तक सही ढंग से ऑक्सीजन पहुँच पाएगा। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। अब देखिए, जो ब्लड होता है हमको हीमोग्लोबिन के कारण ही दिखाई देता है। आगे चलिए, देखिए, रक्त के अन्य प्रकार की कोशिका भी होती है जिन्हें हम लोग श्वेत रक्त कोशिका कहते हैं, यानी कि वाइट ब्लड सेल कहते हैं। आपको इन दोनों का जो फुल फॉर्म है WBC और RBC, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। RBC यानी कि रेड ब्लड सेल और WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल। देखिए, श्वेत रक्त कोशिका जो होती है, ये कोशिकाएं उन रोगाणुओं को नष्ट करती हैं जो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, यानी कि वैसे रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं जो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। किसके लिए? बीमारी को फैलाने के लिए। देखिए, बूझो खेलते समय गिर गया और उसके घुटने में चोट लग गई। ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा। जब आप खेलते होंगे तो जब गिरने के बाद चोट लग जाती है, वहाँ पे कट भी जाता है। तो देखिए, कटे हुए स्थान से रक्त बहने लगा। अब बूझो के शरीर जब गिरा वो तो उसके घुटनों छिल गए। इसके बाद क्या हुआ, उसके शरीर से रक्त बाहर आने लगा। कुछ समय बाद उसे देखा कि रक्त का बहना अपने आप रुक गया और कटने के स्थान पर गहरे लाल रंग का एक थक्का जम गया और ये देखकर बूझो कुछ परेशान हो गया। अब ये क्या था? आपके शरीर में जब लगता है उसे चोट तो शरीर ब्लड बाहर आने लग जाती है। कुछ देर के बाद वहाँ पे कुछ जम जाता है। वो क्या था? अगर आप लोग पहले से पता है तो कमेंट में यस टाइप ज़रूर कीजिएगा। देखिए, क्या होता है, रक्त का थक्का बन जाना उसमें एक अन्य प्रकार की कोशिकाएं की उपस्थिति के कारण होता है, जिसे हम लोग पित्त काणु या प्लेटलेट्स भी कहते हैं। एक बार फिर से देखिए, जो थक्का जब बनता है वो पट्टिकाणु के कारण होता है, जो हम ब्लड में ही उपस्थित होते हैं, जिसको हम लोग प्लेटलेट्स भी कहते हैं। इस प्रकार से रक्त के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। आगे चलिए, रक्त वाहिनियाँ जो नसें होती हैं उसके बारे में देख लीजिए थोड़ा सा। देखिए, शरीर में विभिन्न प्रकार की रक्त वाहिनियाँ होती हैं जो रक्त को शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती हैं। आप जानते हैं कि अंत श्वसन के समय ऑक्सीजन की ताज़ा आपूर्ति फेफड़ों को भर देती है। जब हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं तो क्या होता है, फेफड़ों को भर देती है ऑक्सीजन से। रक्त इस ऑक्सीजन का परिवहन शरीर के अन्य भागों में करता है। जो रक्त वाहिनियाँ होती हैं, इस ऑक्सीजन को क्या करता है, हमारे शरीर के अलग अलग भागों में पहुंचाने का कार्य करता है। साथ ही कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड सहित अन्य अपशिष्ट पदार्थ को ले लेता है। जो भी कोशिका में कार्बन डाइऑक्साइड सहित और भी कुछ अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसको अपने साथ ले लेता है। इस रक्त को वापस हृदय में ला जाता है। अब इस रक्त को क्या होता है, वापस से हृदय में लेके आया जाता है, जहाँ से ये फेफड़ों में जाता है। फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दी जाती है। जैसे कि आपने अध्याय 10 में पढ़ा था। अगर आप लोग चैप्टर 10 का वीडियो नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से आप लोग जाकर चेक कर पाएंगे। तो देखिए, इस प्रकार शरीर में 2 प्रकार की रक्त वाहिनियाँ पाई जाती है। पहला जो रक्त वाहिनियाँ होती है उसका नाम है धमनी और दूसरा है सीरा, जो चित्र 11.1 में देख पाएंगे। ठीक है, जो धमनी होता है वो हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाता है। जो धमनियों का कार्य क्या है, वो ऑक्सीजन से जो परिपूर्ण जो रक्त होता है वो शरीर के हर एक भाग तक पहुँचाने का जो काम करता है वो धमनियाँ करता है। उसका जो कलर होता है वो रेड होता है और सीरा का जो कलर होता है वो ब्लू होता है। चित्र 11.1 में आप लोग देख पाएंगे अपने पाठ्य पुस्तिका में। आगे देखिए, चूँकि रक्त प्रवाह तेजी से और अधिक दबाव पर होता है, अतः धमनियों की भित्तियाँ दीवार मोटी और प्रत्यस्त होती है, यानी कि कठोर होती है। देखिए, जो इसमें धमनियों में ना बहुत ज़्यादा तेज़ी से और दबाव भरी इसमें
क्या होता है, रक्त का संचार होता है, इसीलिए इसकी जो दीवारी होती है वो मोटी होती है। आइए हम धमनियों से रक्त का प्रवाह का अनुभव करने के लिए एक क्रियाकलाप करते हैं। जो क्रियाकलाप 11.1 है, हम लोग इस क्रियाकलाप करके जान पाएंगे कि जो हमारी जो धमनियाँ होती हैं उसमें रक्त प्रवाह कैसे होता है। देखिए, अपने दाहिने हाथ की मध्य में और तर्जनी अंगुली को बाईं ओर कलाई के भीतरी भाग पर रखिए, जैसे कि चित्र 11.2 में दिखाया गया है। यहाँ पे इस प्रकार से आपको क्या करना है, आप अपने हाथ पे लगा लेना है, रख लेना है। ठीक है, आगे चलिए। क्या आपको कोई स्पंदन यानी कि धक धक की कुछ महसूस होती है? यहाँ स्पंदन क्यों होता है? अब सबसे पहले यही सवाल होता है कि ये जो स्पंदन होता है, धक धक जो महसूस होता है हम लोगों को, ये क्यों होता है? ये देखिए, यह जो स्पंदन है नाड़ी स्पंदन यानी कि नब्ज कहलाता है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, जो धक धक की जो होती है हमारे हाथों में, इसको हम लोग क्या कहेंगे, नाड़ी स्पंद यानी कि नब्ज कहेंगे। और यह धमनियों में प्रवाहित हो रहे रक्त के कारण होता है। ये जो धक धक जो होता है हमारे हाथों में, ये धमनियों के द्वारा जो रक्त का संचारण होता है, प्रवाहित होता है, उसके कारण ही होता है। देखिए कि 1 मिनट में कितनी बार स्पंदन होता है। आपको पता लगाना है कि 1 मिनट में ये स्पंदन कितनी बार होती है। देखिए, प्रति मिनट स्पंदन की संख्या स्पंदन दर कहलाती है। जो 1 मिनट में कितनी बार धक धक हो रही है हमारे हाथों में, उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्पंदन दर कहेंगे। देखिए, विश्राम की अवस्था में किसी स्वस्थ वयस्क व्यक्ति के स्पंदन दर सामान्यतः 72 से 80 स्पंदन प्रति मिनट होती है। यानी कि 1 मिनट में 72 से 80 बार धक धक के अनुभव किया जा सकता है एक सामान्य वयस्क व्यक्तियों में। अपने शरीर में अन्य ऐसे भागों का पता लगाइए जहां आप नाड़ी स्पंदन को अनुभव कर पाएंगे। तो बहुत सारा शरीर में ऐसे भाग होते हैं, आप लोग ज़रूर पता लगाइएगा। आगे चलिए, देखिए, अपने और अपने सहपाठियों की प्रति मिनट नाड़ी स्पंदन दर जो होता है उसको ज्ञात कीजिए। अपने द्वारा प्राप्त आंकड़ों को तुलना कीजिए और इन्हें सारणी 11.1 में लिख दीजिए इस प्रकार से। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो दिया गया है इसमें आपको कर लेना है। आगे चलते हैं। देखिए, ये रक्त वाहिनियाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में वापस हृदय में ले जाते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, शिराएँ कहलाती हैं। शिराएँ की भित्तियाँ जो होती है अपेक्षाकृत पतली हो रहती हैं। शिराओं में ऐसे वाल्व होते हैं जो रक्त को केवल हृदय की ओर ही प्रवाहित होने देते हैं। ऐसे वाल्व होते हैं, ऐसी भित्तियाँ होती हैं जो क्या करती हैं, रक्त को केवल हृदय की ओर ही जाने देती हैं। ठीक है, हृदय से उल्टे दिशा में इसको नहीं जाने देती। आगे चलिए, देखिए यहाँ पे ये जो है परिसंचरण तंत्र का व्यवस्थित चित्र बनाया हुआ है। यहाँ पे चित्र 11.3 में आपको देखने को मिल रहा होगा परिसंचरण तंत्र का चित्र। इसमें देखिए, आप इस चित्र को ध्यान में रखिएगा क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं। देखिए, यहाँ पे क्या आपको धमनियाँ अन्य छोटी छोटी धमनियों से विभाजित होती दिखाई देती हैं? यह हम लोगों ने देखा है। यहाँ पे देखिए 11.3 में कि इस स्थान पे क्या हो रहा है, जो कोशिका होती है ये आपस में एक दूसरे से जुड़ रही है। ठीक है, छोटे छोटे भागों में। ऊतकों में पहुंचकर वे पुनः अत्यधिक पतली नलिकाओं में विभाजित हो जाती है, जिन्हें कोशिकाएं भी कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे, कोशिकाएं हो जाती है, आपस में जुड़ रही है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोशिकाएं। कोशिकाएं पुनः मिलकर शिराओं को बनाती हैं जो रक्त को हृदय में ले जाती है। इस तरह से परिसंचरण तंत्र जो होता है वो कंप्लीट होता है। अब देखिए, कुछ यहाँ पे दिया हुआ है रक्तदान, इसमें पढ़ते हैं। देखिए, रक्त की अनुपलब्धता के कारण सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा देते हैं। स्वेच्छा से किया गया रक्तदान हानि रहित व दर्द रहित होता है, जो कई अनमोल जानें बचा सकता है। रक्तदान अस्पतालों में सरकार द्वारा अधिकृत जगहों पर ही किया जाना चाहिए। जो सरकार द्वारा जो मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल होती हैं वहीं पे रक्तदान दिया जाना चाहिए। दान किया गया रक्त ब्लड बैंकों में विशेष देखभाल में रखा जाता है। जो हम लोग दान करते हैं यानी कि देते हैं ब्लड, तो उस ब्लड को विशेष देखभाल में रखा जाता है।
आगे चलिए तो सबसे पहले इसमें पहला जो यहाँ पे दिखाया गया है हृदय यानी कि हार्ट, इसके बारे में हम लोग जान पाएंगे। देखिए हृदय वह अंग है जो रक्त द्वारा पदार्थों के परिवहन के लिए पंप के रूप में कार्य करता है। यह निरंतर धड़कता रहता है। अब देखिए जो ये हृदय जो होता है हमारे शरीर में, ये पंप की जो काम होती है वही करता है हमारे शरीर में भी। ये हमेशा लगातार धड़कते रहता है, धक धक जो करता है ना वो करते रहता है। एक ऐसे पंप की कल्पना कीजिए जो वर्षों तक बिना रुके कार्य करता रहे। यह बिल्कुल असंभव प्रतीत होता है, लगता है ना कि यह असंभव है, फिर भी हमारा जो हृदय है जीवन पर्यंत बिना रुके रक्त को पंप करने का कार्य करता रहता है। अब हम लोग की जब तक मृत्यु ना हो जाए तब तक हृदय क्या करता है, वो धड़कते रहता है और जो ब्लड होता है उसको पंप करते रहता है। आइए हम हृदय के बारे में कुछ और जानकारियाँ प्राप्त करें। देखिए हृदय वक्ष गुहा में स्थित होता है। कहाँ पे स्थित होता है? ये वक्ष गुहा में स्थित होता है, जिसका निचला हिस्सा थोड़ी बाईं ओर झुकी होती है, जैसे कि चित्र 11.1 में आप लोग देख पाए होंगे। अपनी उंगलियों के भीतर की ओर मुड़िए, मुट्ठी बनाइए, एक यानी कि जैसे आप लोग मुट्ठी बनाते हैं ना उस तरह से बना लीजिए। आपको हृदय का आमाप यानी कि जो साइज होता है लगभग आपकी मुट्ठी के बराबर ही होता है। जितना आपका बड़ा मुट्ठी होगा उतना ही बड़ा आपके जो हृदय होता है उसका साइज होता है। ज़रा सोचिए, यदि हृदय में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से समृद्ध रक्त परस्पर मिल जाए यानी कि आपस में मिल जाए तो क्या होगा। ऐसी उस स्थिति ना उत्पन्न ना हो, इसके लिए जो हृदय होता है उसमें व्यवस्थित किया जाता है। यहाँ पे देखिए आपको हृदय का चित्र दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। इस तरह से इस चित्र को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, आपके पाठ्य पुस्तक में भी है ये वाला चित्र। ये आपको ध्यान में रखना है कि किसके लिए एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है और नाम भी लिखने पड़ सकते हैं। तो आगे चलिए देखते हैं आगे। देखिए यहाँ पे कि हृदय 4 कक्षों में बांटे गए होते हैं। ऊपरी 2 कक्ष अलिंद कहलाता है। जो ऊपर का जो 2 कक्ष होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, अलिंद कहेंगे, और निचले 2 कक्ष होते हैं इसको निलय कहते हैं, जो चित्र 11.4 में देख पाएंगे। यहाँ पे देखिए जो ऊपर वाला जो होता है, जो ऊपर वाला जो चैम्बर होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, अलिंद कहेंगे, और नीचे वाला जो चैम्बर होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, निलय कहेंगे। आगे चलते हैं। देखिए इन कक्षों के बीच विभाजन दीवार यानी कि ऑक्सीजन समृद्ध रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड के समृद्ध रक्त को परस्पर मिलने नहीं देती है। ये जो दीवारें होती हैं आपस में मिलने नहीं देती हैं ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को। परिसंचरण तंत्र की कार्यविधि को समझने के लिए चित्र 11.3 में हृदय के दाईं ओर से आरंभ करते हुए तीरों द्वारा इंगित दिशा का अनुसरण कीजिए। इस चित्र में तीरों द्वारा हृदय से फेफड़ों में और वापस हृदय में रक्त के प्रभाव की दिशा दिखाई गई है, जहां से वह शीर्ष शरीर में पंप होता है, ठीक है। तो आप लोग अपने पाठ्य पुस्तक में इसका कार्य करेंगे। आगे देखिए हृदय स्पंदन यानी कि हार्ट बीट। हृदय के कक्ष की भित्तियां पेशियों की बनी होती है। किसकी बनी होती है? पेशियों की बनी होती है। ये पेशियां लयबद्ध रूप से संकुचन और विसर्जित करती रहती हैं, यानी कि सिकुड़ना और फैलना इनमें लगातार होते रहता है। यह लयबद्ध संकुचन और उसके बाद होने वाली लयबद्ध विसरंती दोनों मिलकर हृदय स्पंदन यानी कि हार्ट बीट कहलाता है। याद रखिए, हृदय का स्पंदन जीवन के हर क्षण होता रहता है। यदि आप अपने वक्ष की बाईं तरफ हाथ रखें तो अपने हृदय स्पंदन यानी कि जो धड़कन होता है उसको महसूस कर पाएंगे। चिकित्सक आपके हृदय स्पंदन को मापने के लिए स्टेथोस्कोप नामक यंत्र का उपयोग करते हैं, जो चित्र 11.A में दिखाया गया है। इस तरह का जो चित्र होता है इसका डॉक्टर प्रयोग करते हैं। आप लोग जब बीमार हुए होंगे तो कभी ना कभी डॉक्टर से चेक करवाने गए होंगे, तो ये आपको छाती के ऊपर लगा ही होगा, ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में आला भी कहते हैं, है ना। आगे चलिए देखिए, चिकित्सक स्टेथोस्कोप का उपयोग हृदय स्पंदन की ध्वनियों को आवर्धित करने की युक्ति के रूप में करते हैं। स्टेथोस्कोप के एक सिरे पर एक चेस्ट पीस लगा होता है,
जिसमें एक संवेदनशील डायफ्राम होता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, सुनने के जो हार्ट बीट होता है वो सुनने के काम में आता है। दूसरे सिरे पर 2 ईयर पीस होते हैं जो एक नली द्वारा चेस्ट पीस से जुड़े रहते हैं। चिकित्सक स्टेथोस्कोप को का चेस्ट पीस आपके हृदय के स्थान पर रखता है और जो भी कान में लगाने होता है उसको कान में लगाता है, जिससे उसे आपके हृदय की स्थिति का आकलन करने में सहायता मिलती है। आइए हम अपने आसपास उपलब्ध सामग्री से जो आला होता है उसका मॉडल बनाना सीखते हैं। तो सबसे पहले क्रियाकलाप इसको हम लोग करने, आला बनाने के लिए क्रियाकलाप 11.2 को करना होगा। देखिए इसमें क्या क्या ज़रूरत है। सबसे पहले 6 से 7 सेंटीमीटर व्यास की कीप ले लीजिए। कीप के स्तंभ पर रबड़ की एक नली लगभग 50 सेंटीमीटर से लंबी होनी चाहिए, उसको कसकर लगा लीजिए। कीप के मुख पर रबड़ की एक झिल्ली अथवा गुब्बारा जो होता है उसको तानकर लगाइए और रबर बैंड की सहायता से कस दीजिए, उसको जकड़ दीजिए, जैसे कि चित्र 11.5 के बी में दिखाया गया है। अब रबड़ की नली के मुक्त सिरे पे, यानी कि जो अलग हुआ है उस पे अपने कान के पास रखिए। कीप को मुंह को अपने वक्ष पर हृदय के निकट रखिए। अब सावधानी से ध्वनि सुनने का प्रयास कीजिए। क्या आपको धक धक की आवाज़ सुनाई दे रही है? ऐसा सुनाई देता है, ठीक है, हमने खुद किया है, सुनाई देता है। आपको नियमित स्पंदन ध्वनियाँ सुनाई देगी। यह ध्वनियाँ जो होती है हृदय के स्पंदन की होती है, जो हार्ट बीट होता है उसका होता है। आपका हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़क रहा था? और जब 4 या 5 मिनट तक दौड़ने के बाद पुनः हृदय स्पंदन की दर ज्ञात कीजिए। अपने परीक्षण की तुलना कीजिए, जो जब विश्राम करने के बाद जब धड़कता है और जब दौड़ने के बाद धड़कता है। देखिए अपनी तथा अपने मित्रों की विश्राम अवस्था में तथा 4 या 5 मिनट दौड़ने के बाद हृदय स्पंदन तथा नाड़ी स्पंदन दर सारणी 11.2 में रिकॉर्ड कीजिए। क्या आपको अपने हृदय स्पंदन और नाड़ी स्पंदन दर के बीच कोई संबंध दिखाई देता है? देखिए प्रत्येक हृदय स्पंदन धमनिया में एक स्पंदन उत्पन्न करता है। प्रति मिनट धमनिया में उत्पन्न जो स्पंद होती है हृदय स्पंदन दर को बताती है, यानी कि जो हमारे नाड़ियों में जो स्पंदन होती है वो हृदय स्पंदन भी होता है। तो देखिए हृदय के विभिन्न कक्षों की लयबद्ध गति रक्त के परिसंचरण और पदार्थ के परिवहन को बनाए रखता है। ये उसमें होता है हृदय में। देखिए बूझो जानना चाहता है कि क्या स्पंज और हाइड्रा में भी रक्त होता है। तो सबसे इसको जानने से पहले कि स्पंज और हाइड्रा में ब्लड होता है या नहीं होता है, स्पंज और हाइड्रा में रक्त होता है या नहीं होता है, इसके पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि रक्त परिसंचरण की खोज जो है था वो विलियम हार्वे जो 1578 और 1657, जब 1578 में उनका जन्म हुआ था और 1657 में उनकी मृत्यु हुई थी, वो जो नामक चिकित्सक ने की थी जो अंग्रेज़ थे। उन दिनों यह मान्यता थी कि रक्त शरीर की वाहिनियों में दोलन करता रहता है और इस मत के लिए हार्वे का उपहास किया गया, यानी कि मजाक उड़ाया गया। उन्हें परिसंचारी सर्कुलेटर कहा जाता था। उनके अधिकांश रोगियों ने उनसे उपचार कराना बंद कर दिया। तथापि हार्वे की मृत्यु से पहले परिसंचरण के बारे में उनके विचारों की जीव विज्ञानिक तथ्य के रूप में मान्यता मिल गई थी। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है परिसंचरण तंत्र का खोज हुआ। तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे कि स्पंज और हाइड्रा में रक्त होता है या नहीं होता है। आप लोगों से मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।